क्या कभी ऐसा सोचा है कि कुछ लोगों को वो सब कुछ कैसे मिल जाता है जो वो चाहते हैं? पैसा, सफलता, अच्छे रिश्ते, सेहत। ऐसा लगता है जैसे पूरी कायनात मतलब यूनिवर्स उनके लिए काम कर रहा हो। हाँ, और वहीं दूसरी तरफ बहुत से लोग हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं पर फिर भी संघर्ष करते रहते हैं। ये सवाल तो सबके मन में आता ही है। बिल्कुल। और रॉन्जा बर्न की जो किताब है द सीक्रेट, वो दावा करती है कि इसका जवाब एक बहुत ही शक्तिशाली सिद्धांत में छिपा हुआ है। और वो सिद्धांत है आकर्षण का नियम, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वैसे ये विचार कोई नया नहीं है, सदियों से इसकी बात होती रही है, लेकिन हाँ, इस किताब ने इसे दुनिया भर में मशहूर कर दिया। इसका मूल विचार तो बहुत सरल लगता है। थॉट्स बिकम थिंग्स। जी, आपके विचार ही आपकी हकीकत को आकार देते हैं। बिल्कुल। तो आज हम सिर्फ इस किताब का सार नहीं बताने वाले हैं, बल्कि इसे जरा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। ये कैसे काम करता है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, और सबसे जरूरी सवाल, इसे असल जिंदगी में लागू करने में लोग कहाँ चूक जाते हैं। तो चलिए इस आइडिया को जरा कुरेद कर देखते हैं कि इसमें कितना दम है। शुरुआत करते हैं इसके सबसे बुनियादी हिस्से से। किताब के अनुसार ये पूरा नियम 3 कदमों की एक प्रक्रिया पर काम करता है। मांगो, यकीन करो और पाओ। आस्क, बिलीव, रिसीव। ठीक है, तो पहले कदम पर आते हैं, मांगो। अब ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है, पर क्या ये सिर्फ इच्छा करने जैसा नहीं है? हजारों लोग रोज लॉटरी जीतना मांगते हैं, पर जीतते तो नहीं। यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है जिस पर किताब जोर देती है, स्पष्टता। स्पष्टता, क्लैरिटी। जी, ब्रह्मांड को मिले जुले सिग्नल नहीं चाहिए। सिर्फ ये कहना कि मुझे ज्यादा पैसे चाहिए एक बहुत ही अस्पष्ट मांग है। अच्छा। स्रोत कहता है कि आपको बिल्कुल साफ होना पड़ेगा। कितने पैसे चाहिए, कब तक चाहिए, उन पैसों से आप क्या करेंगे, आपको कैसा महसूस होगा जब वो आपको मिल जाएंगे। जब आप इतनी स्पष्टता से मांगते हैं तो आप एक मजबूत इरादा भेजते हैं। मतलब ये अपने लक्ष्य का एक ब्लूप्रिंट बनाने जैसा है, सिर्फ उम्मीद करने जैसा नहीं। बिल्कुल। ठीक है, ये समझ आता है। तो मान लीजिए हमने पूरी स्पष्टता से मांग लिया। अब आता है दूसरा कदम, यकीन करो। और मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग यहीं आकर अटक जाते हैं। अगर कोई कर्ज में डूबा है तो उसके लिए ये यकीन करना कि वो अमीर बन रहा है, ये एक तरह का मतलब खुद को धोखा देना नहीं है। ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। और यकीन करने का मतलब असलियत को नकारना नहीं है। इसका मतलब है अपनी मौजूदा परिस्थितियों को अपनी अंतिम सच्चाई न मानना। अच्छा। स्रोत के अनुसार यकीन एक भावना है, एक आंतरिक अवस्था। किताब इसे एक रेडियो की तरह समझाती है। रेडियो? जी, अगर आप 98.3 एफएम पर खुशी का गाना सुनना चाहते हैं तो आपको अपना रेडियो उसी फ्रीक्वेंसी पर सेट करना होगा, है ना? हाँ, बिल्कुल। शिकायत करना, चिंता करना या शक करना, ये सब 88.1 एफएम पर होने जैसा है। आप चैनल ही गलत लगाए हुए हैं। तो शक एक तरह का नेवी है जो हमारे ही सिग्नल को ब्लॉक कर देता है। ये उदाहरण काफी अच्छा है। मौकों को देखने लगते हैं जो पहले शायद आपको नजर नहीं आते थे। मनोविज्ञान में इसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS से भी जोड़कर देखा जा सकता है। आपका दिमाग उन चीजों को फिल्टर करता है जिन पर आपका ध्यान होता है। तो ये सिर्फ एक दिमागी खेल नहीं है, ये आपके नजरिए को बदलने का एक तरीका है जो फिर आपके कामों को बदलता है। सही कहा। और फिर आता है तीसरा कदम, पाना, रिसीव। ये हिस्सा मुझे हमेशा थोड़ा उलझाता है। क्या इसका मतलब है कि बस बैठकर इंतजार करना है? नहीं, ये एक आम गलतफहमी है। पाना एक निष्क्रिय अवस्था नहीं है। इसका मतलब है उस चीज को पाने के लिए भावनात्मक रूप से तैयार रहना, खुला रहना। मतलब उस एहसास में जीना जैसे वो चीज पहले ही मिल चुकी हो। जी। और जब आप इस अवस्था में होते हैं तो आप प्रेरित होकर काम करते हैं। वो काम मजबूरी नहीं लगता, बल्कि एक स्वाभाविक अगला कदम लगता है। तो एक्शन बहुत जरूरी है, लेकिन वो यकीन और पाने की भावना से पैदा होना चाहिए। बिल्कुल, न कि कमी या हताशा की भावना से। तो ये तीनों कदम जुड़े हुए हैं, लेकिन इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए किताब में कुछ साधनों का भी जिक्र है। इसमें सबसे पहले आता है विजुअलाइजेशन, यानी कल्पना करना। ये सुनने में थोड़ा जादुई लगता है। क्या स्रोत में इसका कोई वैज्ञानिक आधार बताया गया है? किताब इसे आध्यात्मिक नजरिए से समझाती है, लेकिन इसके पीछे ठोस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। जब आप अपने लक्ष्य को बहुत स्पष्ट रूप से और भावनाओं के साथ कल्पना करते हैं तो आपका दिमाग वो हकीकत और एक बहुत ज्वलंत कल्पना के बीच फर्क नहीं कर पाता। अच्छा? न्यूरोसाइंटिस्ट बताते हैं कि जब एक पियानो वादक सिर्फ पियानो बजाने की कल्पना करता है तो उसके दिमाग में वही न्यूरल पाथवे सक्रिय होते हैं जो असली में बजाते समय होते हैं, पहले से ही तैयार कर रहे हैं। जैसे कोई मैराथन जीतने की कल्पना कर रहा हो। हाँ,
वो रोज कल्पना करता है कि वो फिनिश लाइन को पार कर रहा है, भीड़ का शोर सुन रहा है, जीत की खुशी महसूस कर रहा है। इससे न केवल उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि उसका दिमाग उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए नए रास्ते तलाशने लगता है। और वो अपनी ट्रेनिंग को लेकर ज्यादा प्रेरित महसूस करेगा। एकदम सही। तो ये कोई जादू नहीं है, ये आपके दिमाग को आपके लक्ष्य के लिए प्रोग्राम करने जैसा है। कल्पना करना तो समझ आता है, लेकिन स्रोत में दूसरे साधन आभार मतलब ग्रैटिट्यूड पर भी बहुत जोर दिया गया है। ये थोड़ा अजीब लगता है। जो हमारे पास है उसका शुक्रगुजार होने से वो कैसे मिलेगा जो हमारे पास नहीं है? सतह पर देखने पर ये उल्टा लग सकता है, लेकिन इस सिद्धांत के हिसाब से ये सबसे शक्तिशाली चीज है जो की जा सकती है। अच्छा। याद है हमने फ्रीक्वेंसी की बात की थी? हाँ। किताब के अनुसार आभार सबसे ऊंची और सबसे सकारात्मक फ्रीक्वेंसी में से एक है। जब कोई शिकायत करता है तो वो कमी की फ्रीक्वेंसी पर होता है। तो ब्रह्मांड को संकेत जा रहा है मेरे पास पर्याप्त नहीं है। जी। और नियम के अनुसार आपको वैसी ही और परिस्थितियां मिलेंगी जहां आपके पास पर्याप्त नहीं होगा। और जब आप शुक्रगुजार होते हैं तो आप संपन्नता यानी अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। आप संकेत भेजते हैं मेरे पास पहले से ही बहुत कुछ है। एकदम सही। और इस सकारात्मक ऊर्जा के जवाब में ब्रह्मांड आपको और ज्यादा ऐसी चीजें देता है जिनके लिए आप शुक्रगुजार हो सके। किताब में एक कहानी है एक आदमी की जिसे हर तरफ से बिल ही बिल दिखते थे। वो बहुत तनाव में था। उसने एक तरकीब अपनाई। जब भी कोई बिल आता वो कल्पना करता कि वो एक चेक है और उसके लिए शुक्रगुजार होता। सुनने में तो अजीब लगता है। हाँ, लेकिन स्रोत कहता है कि इस मानसिकता ने उसकी पैसों को लेके पूरी ऊर्जा बदल दी और जल्द ही उसके पास अप्रत्याशित स्रोतों से पैसा आने लगा। तो ये सब बातें हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के अलग-अलग हिस्सों पर कैसे लागू होती हैं, जैसे सेहत, पैसा और रिश्ते? सिद्धांत वही रहता है, बस उसका इफार्मोगॉग बदल जाता है। सेहत के मामले में किताब प्लेसीबो इफेक्ट की ओर इशारा करती है। अच्छा, जब मरीज को यकीन होता है कि एक चीनी की गोली असली दवा है। हाँ, और उसका शरीर ठीक होने लगता है। स्रोत का तर्क है कि आपके विचार और भावनाएं आपके शरीर की केमिस्ट्री को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं। और पैसों के मामले में तो हमने अभी बात की, कमी की सोच कमी को आकर्षित करती है और संपन्नता की सोच संपन्नता को। इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा आसमान से बरसेगा। बिल्कुल। और रिश्तों में भी यही बात है। अगर आप हमेशा दूसरों में खामियां निकालते हैं और इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि आपके रिश्तों में क्या कमी है, तो आप उसी तरह के अनुभव को और मजबूत करेंगे। जी। लेकिन अगर आप अपने साथी या दोस्तों के अच्छे गुणों के लिए शुक्रगुजार होते हैं और प्यार और सम्मान की भावना पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपके रिश्ते बेहतर होने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा और मुश्किल सवाल उठता है। अगर हमारे विचार ही हमारी हकीकत बनाते हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि जो लोग गरीबी, बीमारी या किसी त्रासदी से जूझ रहे हैं, वो खुद इसके जिम्मेदार हैं? ये सुनने में बहुत कठोर लगता है। ये इस सिद्धांत का सबसे विवादास्पद पहलू है और इसे समझना जरूरी है। किताब का उद्देश्य किसी को दोष देना नहीं है। तो फिर इसका संदेश जिम्मेदारी और शक्ति का है। स्रोत का तर्क ये नहीं है कि लोगों ने जानबूझकर अपने लिए दुख चुना, बल्कि ये है कि कई बार अनजाने में हमारी लगातार चिंताएं, डर और नकारात्मक विश्वास उन परिस्थितियों को आकर्षित कर सकते हैं जिनसे हम बचना चाहते हैं। जी। किताब इसे दोष मढ़ने के नजरिए से नहीं, बल्कि ये बताने के नजरिए से देखती है कि अगर अनजाने में विचार कुछ नकारात्मक बना सकते हैं, तो जानबूझकर सकारात्मक विचार चुनकर हम अपनी परिस्थितियों को बदल भी सकते हैं। तो ये दोष के बारे में नहीं, बल्कि कारण और प्रभाव के बारे में है, और ये मानना कि हमारे पास अपनी सोच को बदलने की शक्ति है। हाँ, ये शक्ति वापस अपने हाथों में लेने के बारे में है। लेकिन ये करना आसान नहीं है। नकारात्मक विचार तो अपने आप आते रहते हैं। उनसे निपटने का क्या कोई प्रैक्टिकल तरीका बताया गया है? हाँ, और ये बहुत सक्रिय प्रक्रिया है। किताब कहती है कि नकारात्मक विचारों को दबाने या उनसे लड़ने की कोशिश न करें। तो फिर क्या करें? बस उन्हें पहचानें और जानबूझकर उन्हें बदलें। जब भी आप खुद को किसी चीज की चिंता करते हुए पाएं, तो रुके और पूछें, मैं इसके बजाय क्या चाहता हूँ, और फिर अपना ध्यान उस सकारात्मक परिणाम पर केंद्रित करें। मतलब ये दिमाग की एक एक्सरसाइज की तरह है। बिल्कुल। जैसे आप शरीर को मजबूत बनाने के लिए जिम जाते हैं, वैसे आप अपने दिमाग को सकारात्मक बनाने के लिए इन तकनीकों का अभ्यास करते हैं। और एक बहुत गहरी बात जो मुझे किताब में लगी, वो खुशी के बारे में थी। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं, जब मेरे पास वो नौकरी होगी या जब मैं वो घर खरीद लूंगा, तब मैं खुश होऊंगा।
हाँ, हम खुशी को भविष्य के किसी लक्ष्य से जोड़ देते हैं। बिल्कुल। और किताब कहती है कि ये तरीका पूरी तरह से उल्टा है। उल्टा? जी, ये आकर्षण के नियम के खिलाफ काम करता है। स्रोत के अनुसार खुशी एक कारण है, परिणाम नहीं। अच्छा, आपको पहले खुश महसूस करना होगा ताकि आप उन चीजों को आकर्षित कर सकें जो आपको और ज्यादा खुशी देंगी। जब आप अभी खुश रहना चुनते हैं तो आप वो सकारात्मक फ्रीक्वेंसी भेजते हैं जो भविष्य में और खुशियों को आपकी ओर खींच कर लाती है। तो खुशी कोई मंजिल नहीं है, ये सफर की शुरुआत है। एकदम सही। आज की इस गहरी पड़ताल का सार ये है कि द सीक्रेट कोई जादुई मंत्र नहीं है, बल्कि अपने विचारों और भावनाओं की जिम्मेवारी लेने का एक तरीका है। और ये 3 कदमों में काम करता है। स्पष्ट रूप से मांगो, पूरे दिल से यकीन करो और खुली बाहों से पाने के लिए तैयार रहो। और इस पूरी प्रक्रिया को शक्ति मिलती है 2 मुख्य साधनों से। कल्पना करना और आभार व्यक्त करना। जी, और यह जीवन के हर पहलू पर लागू होता है, चाहे वो सेहत हो, पैसा हो या रिश्ते हों। आपकी बाहरी दुनिया आपकी अंदरूनी दुनिया का आईना है। तो किताब हमें सिखाती है कि बहाने बनाना बंद करें और अपनी परिस्थितियों के लिए दूसरों को दोष देना बंद करें। शक्ति हमारे अंदर है, हमारे विचारों में, क्योंकि जब सोच बदलती है तो हकीकत बदल जाती है। याद रखिए, आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। आप जैसा महसूस करते हैं वैसी ही चीजें आकर्षित करते हैं। और शायद यही इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये हमें अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर वापस बिठाता है। अगर हमारे विचार सच में हमारी हकीकत को बनाने में इतने शक्तिशाली हैं, तो एक पल रुक कर ये सोचना चाहिए कि वो कौन सा एक विचार है जिसे हम दिन भर में सबसे ज्यादा दोहराते हैं, जो शायद अनजाने में हमारी मौजूदा जिंदगी की कहानी लिख रहा है।